Hello everyone, welcome to learning sessions. I'm Himanshi Malik and today we are going to do questions on chapter number 1.6 International Trade Finance में ये चैप्टर मेनली रहने वाला है जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर रही हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। हम बेसिकली क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं। एंड अगर आपने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लर्निंग सेशन IVF एग्जाम एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे अवेलेबल है। कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे कंसेप्चुअल वीडियोस, वीडियो क्वेश्चंस फॉर योर रिवीजन एंड देन मॉक टेस्ट एंड मेगा मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, प्लस आपके पास नोट्स भी रहेंगे फॉर क्विक रिवीजन जो हम आपको चैप्टर में यूज कर रहे हैं। दैट नोट्स विल बी गिवन टू यू इन PDF फॉर्मेट। सो डू एनरोल इन द कोर्स बिकॉज आई हैव डिस्क्राइब्ड इट मैनी टाइम्स कि आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। So do enroll, or if you have already taken the exam or are planning to take, तो आप अपने colleagues को भी recommend कर सकते हो। So let's get started with the chapter. Okay, so question number 1 on chapter number 1.6. चैप्टर किसके बारे में है? फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स के बारे में। सो अ कंट्री विद थिन फॉरेक्स रिजर्व्स, मतलब उसके पास फॉरेन रिजर्व कम है, वो क्या चाहती है कि जो उसके इम्पोर्ट बिल्स बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाहती है। वांट्स टू कर्ब अ वाइडनिंग इम्पोर्ट बिल वाइल स्टिल परस्यूइंग डेवलपमेंट गोल्स। इम्पोर्ट को कम करना चाहती है बट ये ना हो कि इम्पोर्ट कम करके हमारी डेवलपमेंट कम हो जाए, उसको चाहते हैं। सो विच पॉलिसी अप्रोच इज most directly aligns with rationale for exchange control described in the chapter, and why might it incidentally affect trade settlement? तो इस केस में क्या करना चाहिए? अब जब हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम पर ये भी नहीं चाहते कि इंपोर्ट पूरी तरह रुक जाए, हमारी डेवलपमेंट वो हो जाएगी इफेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? वी कैन अप्लाई रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम इंपोर्ट्स। उसकी कैटेगरी पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, राइट, एंड पेमेंट पे भी कुछ हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? क्या हम सारे इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिमूव कर दें तो उससे क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट रुक जाएगी। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। रिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक इंपोर्ट कैटेगरी एंड टाइटन एक्सेस टू फॉरेन करेंसी इज द राइट वन। देन expect the exchange rate at stronger level, कि आप एक्सचेंज रेट ही इतना हाई कर दो तो ये भी चीज़ गलत हो जाएगी, आप ऐसे कर नहीं सकते हो। एंड टैक्स एक्सपोर्ट्स टू रेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर आपने एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगा दिए तो क्या हो जाएगा? आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट महंगी हो जाएगी, तो उससे आपकी डेवलपमेंट और रुक जाएगी। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करो कैटेगरी वाइज। Question number 2. A finance ministry wants to dampen forex volatility. Forex volatility मतलब हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब कभी एकदम से हाई हो जाता है, कभी कम हो जाता है। सो काफ़ी फास्ट चेंजेस होते हैं उसमें एंड काफ़ी हाई अमाउंट में चेंजेस होते हैं, और वो उस चीज़ को कम करना चाहते हैं विदाउट स्पेंडिंग रिजर्व्स ऑन मार्केट इंटरवेंशन। बट फॉरेक्स वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए उनके पास इतना भी पैसा नहीं है, या वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते कि अपने फॉरेन रिजर्व्स को वो बढ़ा पाए। तो जब हम मोनेटरी कंट्रोल को नहीं यूज कर पा रहे, अब इस लाइन में आपको हिंट क्या मिल रहा है कि हम किस चीज को नहीं यूज कर पा रहे? वी कैन नॉट यूज मोनेटरी कंट्रोल। तो हमारे पास कौन सा कंट्रोल आता है फिर? नॉन मोनेटरी कंट्रोल आते हैं हमारे पास, जिससे हम क्या करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज के एक्सेस को लिमिट कर देंगे ताकि हमारा डिमांड जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाए? स्टेडी हो जाए। लिबरलाइज करंट अकाउंट एंड फ्लोट द करेंसी फ्रीली, अगर करेंसी फ्रीली मूव होने लगी फिर उससे और ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। लिमिट एक्सेस टू फॉरेन करेंसी ऑन द डिमांड साइड टू स्टडी द रेट, इसके लिए आप ऐसी पॉलिसीज लेकर आओगे कि आपकी डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी कम हो जाए, राइट। अनाउंस अ टारगेट बैंड बट डू नथिंग ऑपरेशनली, नहीं। रेज इम्पोर्ट टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड, ये भी आपने नहीं करना। सो ऑप्शन नंबर बी। Then we have question number 3. A country running a persistent trade deficit. Trade deficit मतलब क्या हो गया? उसके imports ज़्यादा हैं, export कम है, एंड ये काफ़ी लंबे से समय चल रहा है। persistent का मतलब बहुत देर से ऐसे deficit चल रहा है। वो क्या चाहते हैं? wants to tilt relative prices, मतलब वो चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा हाई होए, क्योंकि डेफिसिट है इसका मतलब उनकी फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी कम हो रही होगी,
फॉरेन मार्केट में, तो उसको वो बढ़ाना चाहते हैं। तो कौन से एक्सचेंज कंट्रोल को यूज कर सकते हैं टू मैनेज देयर ट्रेड बैलेंस? अब हमें करना क्या है, इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इंपोर्ट को कम? इंपोर्ट को कम करने के लिए अगर हम इंपोर्ट पे ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, महंगा पड़ेगा लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, अपनी कंट्री में से सामान खरीदेंगे। एंड एक्सपोर्ट को हम ज़्यादा बढ़ा कैसे सकते हैं? अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट पे जो हम टैक्सेस लगाते हैं उसको कम कर देते हैं, या कुछ सब्सिडीज देनी शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम होगा, एंड हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। सो सब्सिडाइज इंपोर्ट टू रिड्यूस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अगर हमने इंपोर्ट सस्ते कर दिए, सब्सिडी दे दी, तो इंपोर्ट तो बढ़ेंगे, तो ये तो गलत हो गया। देन एनकरेज कैरी ट्रेड इनटू द डोमेस्टिक करेंसी, कि आप ट्रेड को डोमेस्टिक करेंसी में ही करो, बट उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व इफेक्ट होगा एंड हमारा ट्रेड बैलेंस इस पे अफेक्ट नहीं होगा उससे। मेक इम्पोर्ट डेयरर, कि इम्पोर्ट को महंगा बना दो, एंड एक्सपोर्ट मोर competitive बाय लिमिटिंग आउटफ्लो ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हम डोमेस्टिक करेंसी को बाहर जाने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एंड उससे हमारा क्या हो रहा है, ट्रेड बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, अ सेंट्रल बैंक वांट्स टू बिल्ड वॉर चेस्ट रिजर्व्स क्विकली। मतलब वॉर के लिए वो फॉरेन रिजर्व बनाना चाहते हैं, उनको फॉरेन रिजर्व अब अपने पास ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें इनफ्लो ऑफ फॉरेन रिजर्व चाहिए। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर हाउ एक्सचेंज कंट्रोल असिस्ट दिस ऑब्जेक्टिव एंड वेयर दोज रिजर्व्स कैन बी यूज्ड? तो कैसे ये ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर सकते हैं? कंट्रोल्स डाइवर्ट remittances इनटू इक्विटी, controls force exporter to leave earning abroad, or by restricting conversion, authorities can accumulate forex to stabilize their currency and meet external obligation, or by capping M2 growth reserve rise automatically। अगर हमने M2 की ग्रोथ पे, अगर हमने ग्रोथ पे ही कैप लगा दिया, तो क्या उससे हमारे रिजर्व बढ़ेंगे? ऑप्शन आंसर इज नो, राइट। इसके बाद हम रिजर्व बढ़ाना चाहते हैं, अगर हमने उसको क्या कर दिया, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, उस तरफ ज़्यादा भेजना शुरू कर दिया, तो रिजर्व हमारे पास बढ़ेंगे नहीं, रिजर्व हमारे और ज़्यादा यूज़ होंगे इक्विटी में। एंड कंट्रोल्स फोर्स एक्सपोर्टर्स टू लीव अर्निंग अब्रॉड, कि ऐसे कंट्रोल्स लगाओ जिससे एक्सपोर्टर बाहर पैसा छोड़ के आने लगे। अगर वो लोग बाहर पैसा छोड़ेंगे तो इंडिया में फॉरेन करेंसी कैसे आएगी, राइट? तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम ऐसी पॉलिसीज लाएं कि हम उनको बोले आप फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट मत करवाओ, अगर वो कन्वर्ट नहीं करवाएंगे तो जो भी इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, उससे हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, एंड उस रिजर्व को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमारी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए एंड एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 5, इन अ बाउट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल रेजिडेंट्स रश टू एक्सटर्नलाइज एसेट। लोग क्या कर रहे हैं, बाहर एसेट ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, हमारे देश से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है। Which targeted purpose of exchange control is emphasized for this scenario? तो ऐसे सीन में कौन सा एक्सचेंज कंट्रोल हमें लगाना चाहिए? बूस्टिंग डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट लिक्विडिटी, लोग एसेट्स बाहर खरीद रहे हैं, तो उस समय पे हम अपना डेट मार्केट को अफेक्ट करके उससे हमारा कुछ भी असर नहीं होगा। प्रिवेंटिंग कैपिटल फ्लाइट बाय रिस्ट्रिक्टिंग आउटवर्ड ट्रांसफर और कन्वर्जन। आपको याद होगा फेमा में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने फेमा वाला चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक तो पढ़ लो उसको, कि जब हम पैसा बाहर भेजते हैं, बाहर किस लिए भेज रहे हैं, फॉर एसेट और लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या होती है, कैपिटल ट्रांजेक्शन हो रही है। एंड यहाँ पे भी हमने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, prevent a capital flight by restricting outward transfer or conversion. Option B is the correct control. Then we have question number 6. If policymakers want to nurture import substitution in a sector facing cheap foreign competition,
मतलब ऐसी एक फॉरेन मार्केट है जहां से फॉरेन से इंपोर्ट करना सस्ता पड़ रहा है, बट हम चाहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक कंट्री से आप करो। मतलब मान लो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, वो हमें सस्ता पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंपोर्ट चाइना से ना होके इंडिया से ही आप सामान यूज करो। तो उसके लिए कौन सा एक्सचेंज कंट्रोल यूज करोगे? सो एक्सपैंड टैरिफ रेट कोटा ओनली। सिर्फ टैरिफ बढ़ाने से, टैरिफ रेट का कोटा बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि मतलब पहले मान लो आपको टैरिफ लग रहा था 1000 पे कुछ, अब उसको आपने 100 पे कर दिया, तो इससे कम्प्लीटली आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। देन रिस्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर दोज इम्पोर्ट्स टू नज डोमेस्टिक डिमांड। मतलब उन इम्पोर्ट के लिए, उन पेमेंट्स के लिए आप फॉरेन करेंसी अवेलेबल करानी बंद कर दोगे, तो लोग पेमेंट कैसे करेंगे? तो उस तरह से क्या होगा, आपकी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी। लोअर पॉलिसी रेट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, उससे इम्पोर्ट और बढ़ेंगे। सेल फ्यूचर्स टू कंप्रेस द फॉरवर्ड प्रीमियम इज ऑल्सो नॉट ट्रू। हम क्या चाहते हैं? इम्पोर्ट कम हो, तो ऑप्शन बी इज द राइट choice. Then question number 7. A regulator wants tighter screening on foreign money entering sensitive sector while keeping portfolio flows flexible. मतलब हम चाहते हैं कि फॉरेन का पैसा आए, बट पोर्टफोलियो फ्लो भी फ्लेक्सिबल रहे। विच फंक्शन एक्सचेंज कंट्रोल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड? काउंटर साइक्लिकल फिस्कल स्मूथिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन विया अप्रूवल लिमिट इन स्पेसिफिक सेक्टर। मतलब हम कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में, जो सेंसिटिव सेक्टर है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं? लिमिट्स को और अप्रूवल्स के ऊपर पॉलिसी चेंज करके उस चीज को टाइटर स्क्रीन कर सकते हैं कि इतनी अमाउंट तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन सेक्टर में, राइट? सो दैट इज हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया। अब डिफेंस सेक्टर एक सेंसिटिव सेक्टर है, हम वहाँ पे नहीं चाहेंगे कि बाहर वाले लोगों का ज़्यादा कंट्रोल हो, तो वहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे कि 5% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउड है उन सेक्टर्स में। सो इस तरह आप उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। Question 8. A treasury complains that a cross-border trader are arbitraging minor code differences and destabilizing the market. Which control addresses this? Arbitration क्या होता है? जैसे दो मार्केट्स हैं, ओके? इस मार्केट में एक्सचेंज रेट कुछ और चल रहा है, इस मार्केट में एक्सचेंज रेट कुछ और चल रहा है, तो वो डिफरेंस का फायदा उठाते हैं, यहाँ से खरीद के यहाँ पे सेल कर दिया और बीच में वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे आपको $80 का मिल रहा है, यहाँ पे 85 का मिल रहा है, तो आप 80 का खरीदोगे और 85 का सेल करके ₹5 पर डॉलर आप ऐसे प्रॉफिट अर्न कर लोगे। ये हो गया आर्बिट्रेशन। ओके, तो उस चीज को हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है, क्योंकि इससे मार्केट हमारी डिस्टेबलाइज हो रही है। कैसे करेंगे? इनकरेज रिटेल पार्टिसिपेशन और इम्पोज स्पेकुलेटिव पोजीशन लिमिट्स एंड कन्वर्जन कैप्स टू डेटर आर्बिट्रेज। मतलब हम स्पेकुलेटिव पोजीशन की लिमिट लगा देंगे कि जो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड वाली ट्रांजेक्शन है या ऑप्शन वाले इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें हमने लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो उससे क्या होगा? हमने ट्रेड करना डिफिकल्ट बना दिया, ट्रेड का एक्सेस डिफिकल्ट बना दिया फॉरेन करेंसी में। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो लोग एक्चुअली में यूज़ करना चाहते हैं इस चीज़ को, वही लोग ट्रेड कर पाएंगे बिकॉज लिमिट लग गई, एंड बाकी जो लोग आर्बिट्राइज कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? इस चीज़ से दूर हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी। Question 9. In a systematic liquidity squeeze, the cabinet debates non-market measure to restore currency confidence. हम करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं? नॉन मार्केट मेजर ले रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? कंट्रोल्स आर काउंटर प्रोडक्टिव इन क्राइसिस। Controls are part of broader crisis management measures to stabilize economy and confidence. Controls only work ex ante, not during crisis. Controls can must be combined with capital account liberalization. तो हमारे इस टाइम पे लिक्विडिटी का इश्यू चल रहा है, और एमरजेंसी मतलब लिक्विडिटी इश्यू मतलब इमरजेंसी सिचुएशन होगी। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हम एकदम से पॉलिसी कंट्रोल की मदद से सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया कि वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो गलत हो गया आंसर। एंड ये कह रहे हैं कि क्राइसिस में वर्क नहीं करता, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड कंट्रोल्स को कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन मतलब कंट्रोल्स लगा दो, बट
कैपिटल ट्रांजेक्शन को फ्री कर दो, ऐसा कोई भी लिमिट हमने नहीं पढ़ी, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। अ पॉलिसी मेकर टॉट्स कंट्रोल्स एज अ फ्री लंच विद नो डाउनसाइड। मतलब जो हम कंट्रोल्स को यूज कर रहे हैं उसमें हमें जो भी चीज चाहिए, हमारा जो बेनिफिट है वो हो जाएगा एंड उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज नॉट ट्रू। जब भी हम फॉरेन करेंसी या इंटरनेशनल ट्रेड में किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे वो फॉरेन करेंसी एक्सेस हो, तो उसका डाउनसाइड भी हमेशा होता है। So, controls always lead to currency appreciation is not true. Controls never affect investment sentiment is not true. जब भी इंडिया में पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम क्यों थी, क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा रूल्स थे कि लोग डरते थे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने से, बिकॉज उनको रूल्स की नॉलेज नहीं थी। तो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट अफेक्ट होता है। देन controls can create black market or deter foreign investment if misused। जब हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे ट्रेडर्स के ऊपर तो अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ ब्लैक मार्केट क्रिएट करके उस चीज़ को फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि लोगों को जो चीज़ चाहिए दे विल अल्टीमेटली फाइंड अ वे टू गेट इट, राइट। तो ब्लैक मार्केट क्रिएट हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी तो उसकी वजह से लोग पैसा लगाने से डरेंगे इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि इसका डाउन साइड हमेशा होता है। और क्या डाउन साइड है? ब्लैक मार्केट क्रिएट हो सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन डिसमेंटलिंग अ डेंस regime ऑफ अप्रूवल्स। मतलब हमारा पहले जो regime था, रूल था कि हम बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते थे कोई भी फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब हम उसको धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं, तो किस किस तरह से रोल आउट लॉजिक क्या होना चाहिए, किस तरह से इस चीज से बाहर आए। सो ओवरनाइट एवोल्यूशन टू मैक्सिमाइज शॉक वैल्यू। अभी सोचो, एक टाइम पे 100 कंट्रोल्स थे और एकदम से उसको जीरो कर देंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्पाइक आ जाएगा हमारी फॉरेक्स मार्केट में और हमारी मार्केट क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते। फेज्ड रिलैक्सेशन टू सपोर्ट ग्रोथ वाइल मैनेजिंग रिस्क। क्योंकि जब एकदम से हम कंट्रोल्स हटा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे पास रिस्क भी ज़्यादा आएंगे। तो जब फेज्ड रिलैक्सेशन होगी कि 100 से पहले 70 किया, देन 50, देन 40, 20 एंड देन इवेंचुअली ज़ीरो, या जितने भी हम रखना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ भी सपोर्ट होगी एंड हम रिस्क को भी मैनेज कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू मूव फ्रॉम regime of approvals to no approvals regime. Then we have question 12. Which description of India's liberalization path matches the chapter summary of the present mix between current and capital account regime? तो इंडिया में पहले क्या होता था, बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते थे, राइट। बिफोर 1991 काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट उसके बाद 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उसके बाद हमने क्या किया, दो टाइप के ट्रांजेक्शन लाए, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। एंड इसमें हमने क्या किया, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को मोस्टली क्या रखा है, फ्री रखा है, अलाउड कर दिया, एंड कैपिटल अकाउंट मोस्टली क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। सो दिस इज अ करंट मिक्स इन इंडिया, कि ना तो हमने कम्प्लीटली अप्रूवल्स को ख़त्म ही कर दिया है और ऐसा भी नहीं है कि अप्रूवल्स अभी भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। सो बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट आर फुली फ्री? नो। करंट अकाउंट इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड? नो। Little or no control on current account? True. Capital account is still largely regulated. This is the correct option, option number C. Then question 13. An investor asks why lower exchange control might catalyze FDI. Which chain of reasoning aligns with the document? तो हमें बताना है कि कम एक्सचेंज कंट्रोल से एफडीआई किस तरह से अफेक्ट होता है। सो ऑप्शन ए, प्रोडिक्टेबल इनएबिलिटी टू रीपैट्रिएट फंड रेजेस एफडीआई। जब लोगों को लगेगा कि वो लोग पैसा इंडिया से बाहर नहीं भेज सकते तो क्या उससे फॉरेन वाले इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, वो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे। इजी रिपैट्रिएशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। मतलब अगर किसी को पता हो कि मैं इस कंट्री में पैसा अगर डाल रहा हूँ वहां से निकालना भी इजी है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, विच कैन लिफ्ट एफडीआई ग्रोथ एंड जॉब्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 14. A trade finance head argues that liberalizing forex
प्रोसीजर रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन। जब हम फॉरेक्स के प्रोसीजर को इजी बनाते हैं तो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन बढ़ेंगे। आंसर इज यस, राइट। सो व्हाट प्रैक्टिकल बेनिफिट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। तो बैंक कैन इग्नोर एएमएल रूल। क्या आप मनी लॉन्ड्रिंग के रूल को इग्नोर कर सकते हो? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। फर्म्स कन्वर्ट करेंसी विद फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन बूस्टिंग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Then 15 question. A macro team claims that fewer forex controls stabilize inflation mechanically. What is more precise statement regarding price dynamic? तो हमें बताना है कि forex control होने से prices पे क्या effect आता है. So fewer control always lower inflation via money supply contraction. जब कंट्रोल्स कम होते हैं तो क्या मनी सप्लाई कंट्रैक्ट हो रही है? आंसर इज नो, मनी सप्लाई हमारी फ्री हो गई है। मार्केट अलाइंड एक्सचेंज रेट रिड्यूसेस ट्रेड रिस्क एंड हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन। जैसे मार्केट में सिचुएशन चल रही है डिमांड सप्लाई की, उस हिसाब से एक्सचेंज रेट डिफाइन होंगे एंड ट्रेड रिस्क कम होगा एंड इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन हमें इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ अ लिबरलाइज्ड फॉरेक्स रिजीम। मतलब वो रिजीम जिसमें हमने अप्रूवल्स कम से कम रखने, इजी एक्सेस देना फॉरेक्स को, उसके बारे में बताना है कौन सी चीज़ें ट्रू हैं। एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल, ब्रॉडर बोरोइंग ऑप्शन एंड लोअर फंडिंग इन एक्सटर्नल मार्केट। हम बाहर से इजीली लोन्स ले सकते हैं जब लिबरल रूल है। यस। इम्प्रूव्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, रिड्यूस रेड टेप अराउंड कन्वर्जन एंड फ्लोज, क्योंकि हमने अप्रूवल्स रोक दिए, हमने रिस्ट्रिक्शंस रोक दी, तो जो करप्शन हो रही थी या जो भी ब्राइबरी भी हो रही थी पहले मान लो अप्रूवल्स लेने के लिए, वो चीज़ कम होगी। यस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इजियर करेंसी एक्सेस इनहेंसेस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। जब हम करेंसी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम compete भी इजीली कर सकते हैं मार्केट में। एंड एफिशिएंट एलोकेशन, फ्लेक्सिबल फॉरेक्स लेट्स फर्म रिस्पॉन्ड टू मार्केट सिग्नल्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। जब हमारे पास फॉरेक्स का इजी एक्सेस है तो हम आने वाली जो भी हमें चीज़ें लग रही हैं उसको ध्यान से समझ भी सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट कौन सा है? A to D, all. Option number C is correct. Then question number 17. Consider emergency and speculative context under exchange control. मतलब emergency situation है, हमें controls की मदद से उस चीज़ को ठीक करना है. So in crisis, controls can be part of broader stabilization to build confidence. True. Controls can deter speculative arbitrage by limiting the ability to exploit differentials. ये भी हमने पढ़ा. True. In crisis, controls are expressly prohibited. No. Controls की मदद से ही crisis को control करते हैं हम, right? Then speculation deterrence require full capital account convertibility, कि आपको capital account को completely free करना पड़ेगा. Is that true? No. तो ये दोनों हो गए incorrect. A and B are correct. So option number A is right. क्वेश्चन 18 रिगार्डिंग इंडियाज पॉलिसी मिक्स टुडे। जो इंडिया का आज का पॉलिसी मिक्स है क्या है? करंट अकाउंट फ्री है, कैपिटल अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, एंड इट्स एवोल्यूशन विद स्टेटमेंट आर एक्यूरेट। इंडिया मूव फ्रॉम हाई कंट्रोल्स प्री 1990 to lenient control after early 1990 liberalization. Yes. Current account transaction face little or no controls. True. Capital account transaction are largely regulated. Also true. Both current and capital account have been fully free. तो ये क्या हो गया? Incorrect हो गया. A, B and C are correct answer. Then question 19. Which statement correctly associate control objective and channel from roles in of forex control? हमें बताना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल्स का. सो रिजर्व अक्यूमुलेशन करना, कंट्रोल की मदद से हम रिजर्व इकट्ठे कर सकते हैं, राइट? ये करेक्ट हो गया. फ्लाइट रिस्क एक्सपोर्ट, हम बाहर पैसा बाहर जो जा रहा है कैपिटल की मदद से, एसेट जो लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको रोक सकते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को रिस्ट्रिक्ट करके. ट्रू. प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, रिस्ट्रिक्ट फॉरेक्स अवेलेबिलिटी फॉर सर्टेन इम्पोर्ट टू शिफ्ट डिमांड. तो हम क्या कर सकते हैं? फॉरेक्स की अवेलेबिलिटी को कम करके डिमांड भी शिफ्ट कर सकते हैं. यस.
and exchange rate stability, expand forex supply to market to limit sharp fluctuation. ये भी true है. A to D all are correct. Now last question. Thinking about the cost and sequencing of controls, which statement aligns with the document? मतलब कंट्रोल जो हम लगाते हैं वो किस तरह से लगाने हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके हिसाब से हमें बताना है कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं. Controls can inadvertently create black market or impede foreign investment. ये ट्रू है. जब हम कंट्रोल बहुत ज़्यादा लगा देंगे, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा देंगे, तो ब्लैक मार्केट क्रिएट हो सकते हैं. इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन मेजर, डिज़ाइन, कंटेक्स्ट एंड ड्यूरेशन. कि आप कौन सा मेजर लगा रहे हो, किस किस चीज़ पे आप कंट्रोल लगा रहे हो, कितने टाइम के लिए लगा रहे हो, उस पर इफेक्टिवनेस डिपेंड करेगी. recommended path is phased relaxation to support growth. True. Because of these risk controls are never used in practice. क्या control practice में use नहीं हो रहे? This is incorrect. So A, B and C are correct option. And with this, your chapter 1.6 on foreign exchange control through policy for policy makers जो हमने पढ़े हैं वो सारा chapter complete हो गया. I hope आपको chapter अच्छे से revise हो गया होगा. And अगर कोई भी doubt है, you can always ask the doubt. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. एंड अगर कोर्स में एनरोल करना है तो आप उसके लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जल्दी से. सो आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर्स. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बाय बाय.